गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है बाजार। बाजार की परिभाषा, वर्गीकरण एवं संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बाजार होता क्या है। नॉर्मल जो हम बोलचाल की भाषा है, साधारण भाषा के रूप में हम बोलचाल में बाजार का अर्थ क्या लेते हैं कि वह स्थान है जहाँ पे वस्तु एवं सेवा अपन खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो उस स्थान या जगह को लगाया जाता है जहाँ वस्तु अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, जो अपनी वस्तुओं की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार किसी विशेष से संबंधित न होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से है। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित न होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां क्रेताओं एवं विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो तथा संपूर्ण क्षेत्र में सामान्यतः एक सीमित कीमत की प्रवृत्ति रहती है। यानी कि ऐसा क्षेत्र कोई फिक्स नहीं होता है, बहुत संबंध विस्तृत रूप से होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेता और विक्रेताओं के बीच में क्या प्रतिस्पर्धा चलती है, और जो वस्तु एवं सेवाएं होती है उनका क्या होता है, कोई कोई कीमत होती है, तो वह होती है बाजार। ठीक है, चलिए अब देखिए कि बाजारों का कुछ वर्गीकरण देख रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कि बाजार कौन कौन से होते हैं, किस किस रूप में होते हैं। तो उनको कई प्रकार के आधारों के आधार पर उनको बांटते हैं। जैसे कि पहला एक आधार लिया है स्थान या क्षेत्र के आधार पर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया या रीजन, के क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो क्षेत्र के हिसाब से क्या क्या होता है, स्थानीय बाजार या प्रांतीय या क्षेत्रीय बाजार, या फिर राष्ट्रीय बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्षेत्र हो गए ना, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो स्थान के आधार पर तो एक एक कर देखते हैं। पहला है स्थानीय बाजार, कि जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता किसी नगर या ग्राम विशेष तक सीमित होते हैं तो उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, स्थानीय बाजार कहते हैं। ठीक है, तो ये नाशवान, कम विनिमय मूल्य तथा अधिक भार वाली वस्तु होती है, जिनको क्या है, ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूर तक कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जल्दी खराब हो सकती है। शीघ्र नाशवान का मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा खराब हो। कम विनिमय मूल्य, जिनकी मूल्य छोटा कम होता है। ठीक है, जिनका कम मूल्य की होती है। ठीक है, या अधिक भार होते हैं, जिनके अंदर वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो उनको क्या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते आसानी से। तो जिसमें क्या होता है, सब्जियां, सब्जियां क्या है, स्थानीय आसपास के एरिया से मिलती है। दूध आसपास के एरिया से। लेकिन आजकल इनका भी राष्ट्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, तो लेकिन नॉर्मली ये क्या होता है, आसपास के एरिया से ही आती है। माछ मछली, ईटे और इमारती पत्र, ये क्या अपने जो आसपास के एरिया है वहां से ही आता है। तो इसलिए क्या होता है, स्थानीय क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है प्रांतीय या क्षेत्रीय बाजार, रीजनल मार्केट। यदि किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता किसी प्रांत या क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। ठीक है, मतलब लोकल पे नहीं होता, उससे एक बड़ा एरिया, जैसे कि इस तरह से आप एक क्षेत्र, स्थान या क्षेत्र को एक डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो, वो प्रांत या क्षेत्र ही राज्य मान सकते हो। मतलब इसका एरिया बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय में क्या होगा, पूरे देश का मान ले। अंतर्राष्ट्रीय में पूरा विश्व आएगा। ठीक है, तो उसे प्रांतीय तो क्षेत्रीय बाजार कहते हैं। तो इसमें क्या, राजस्थानी सांप पे पगड़िया कहाँ का चलेगी, राजस्थान में चलेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। यदि किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता पूरे राष्ट्र या देश में फैले हुए हो। ठीक है, तो ऐसे बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जिसमें क्या क्या हो गए, जैसे धोतिया, चूड़िया, बंदेज की साड़ियाँ, लखनऊ के कुर्ते, आगरा के पेटे और बनारस की साड़ियाँ, ये क्या राष्ट्रीय बाजार है, पूरे राष्ट्र में बिकता है। लेकिन ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कम, या कोई इच्छुक होता है तभी जाती है, बाकी ये राष्ट्र के रूप में बहुत ज्यादा होती है यूज में। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जिसमें सब कुछ मिलता है। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए हो, उन सभी स्थानों पर क्रय विक्रय किया जाता हो, तो ऐसे बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, सोना चांदी, स्टील, ये क्या कंप्यूटर वगैरह पूरे एक देश से दूसरे देशों में तक जाता है, तो उनका ये कैसा बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, अब है दूसरा है कार्य के आधार। पहला तो स्थान के आधार पर हो गया, अब कार्य के आधार पर बाजार कैसा होगा। तो इसमें एक तो है सामान्य अथवा मिश्रित बाजार, दूसरा कौन सा, विशिष्ट बाजार। ठीक है, जब एक ही बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, बाजार एक है लेकिन हर प्रकार की चीज मिलती है, तो कैसा मिश्रित या सामान्य बाजार, ऐसे बाजार को सामान्य अथवा
निश्चित बाजार कहते हैं, जिसमें कपड़ा, खाद्यान्न, बनने लिखने की सामग्री, लोहा, चौधरी सब एक साथ मिलते हैं, तो कहते हैं मिश्रित बाजार है सामान्य बाजार। दूसरा है विशिष्ट बाजार, जिसमें क्या होगा, किसी एक ही वस्तु का मिलेगी। ठीक है, जैसे कपड़े को ब्रांड होता है तो उस दुकान में पूरा एक ही का आइटम मिलता है। ठीक है, या कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाते हैं तो भाई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मिला है, कपड़ा मार्केट में जाते सिर्फ कपड़े कपड़े मिलेंगे, तो ये विशिष्ट बाजार हो जाता है। जब किसी बाजार विशेष में केवल एक ही प्रकार की वस्तु खरीदी बेची जाती है तो उसे विशिष्ट बाजार कहा जाता है। जैसे कपड़ा बाजार, रेडियो ट्रांजिस्टर बाजार, प्लाईवुड बाजार, ठीक है, कार स्कूटर बाजार। ठीक है, नेक्स्ट है नमूनों द्वारा बिक्री। नमूने यानी सैंपल, आप सैंपल दिखा के करते हैं ना, एक सैंपल देखो, आपको अच्छा लगे तो लो, नहीं लो, वो वाला। जब किसी स्थान पर नमूनों के आधार पर, नमूने में सैंपल के आधार पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वह नमूना द्वारा बिक्री कहलाता है। इसमें क्या था, विक्रय प्रतिनिधि, विक्रय प्रतिनिधि सेल्समैन के जो एजेंट होते हैं वो क्या घर घर जाके नमूने प्रदर्शन या उनके द्वारा सेल्स करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, नमूना बाजार। नेक्स्ट है श्रेणियों द्वारा, श्रेणियों, ठीक है, श्रेणियों द्वारा बिक्री बाजार, मार्केटिंग बाय ग्रेडिंग, ग्रेड करके। ठीक है, जब किसी वस्तु को विभिन्न प्रकार के ग्रेडों में बांटा जाता, बेचा जाता है तो उसे ग्रेड के आधार पर बिक्री का बाजार कहते हैं। जैसे गेहूं की कई ग्रेडों में बांटा जाता है कि अच्छी क्वालिटी, क्वालिटी के हिसाब से बेचेंगे, ये अच्छी लोअर क्वालिटी, तो जो क्वालिटी के अनुसार बेचेंगे तो उनको कहते हैं श्रेणी बाजार। अब आता है समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और पीरियड। समय के आधार पर कितने बाजार होता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। यह वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जाता, इतना कम समय होता है इसमें सप्लाई को चेंज नहीं, सप्लाई तो अपने पास है, जैसे कि दुकान है, उसके पास 100 बिस्किट पड़े हैं और उसी समय कोई व्यक्ति मांगने आ गया कि मुझे 200 बिस्किट चाहिए, तो वो 200 बिस्किट नहीं दे सकता, वो कह सकता है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मैं डीलर से बात करके ला के दे सकता, लेकिन उसी समय नहीं लाता, उसके बाद सप्लाई फिक्स है, तो वो अति अल्पकालीन है, जिसमें वो क्या करता है, सप्लाई बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मांग करने वाला मांग बढ़ा सकता है अचानक। ठीक है, तो चाहे मांग बढ़े या घटे, इस प्रकार की वस्तुओं में, जैसे कि मार्केट में क्या आता है, सब्जियां, दूध, शीघ्र नाशवान वस्तुएं आदि, क्योंकि ये सब्जियां क्या होती है कि आप हरी सब्जी है तो मार्केट में जितनी बो रखी है और जितनी उग के आई हुई है वही हो सकती है, नहीं तो ला नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो तुरंत उगा नहीं सकते है ना, इसलिए कितना शॉर्ट, या दूसरी जगह से मंगा नहीं सकते, दूध है, ठीक है, या जल्दी खराब वाली वस्तु वो होती है। ठीक है, इसकी पूर्ति रखे कहती है पूर्णतः बेलोचदार होती है। कैसी होती है, पूर्णतः बेलोचदार। बेलोचदार का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेलोचदार का ग्राफ ऐसे होता है, एकदम सीधा खड़ा। ठीक है, वाई अक्ष के, ये वाई अक्ष है ना, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, तो वाई अक्ष के बिल्कुल खड़ा है, इसको कहते हैं बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब क्या होगा, इसमें प्राइस में इधर क्या है, प्राइस होती है, इधर प्राइस होती है, तो आप प्राइस में जितना चेंजेस करना चाहो करो, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट पीरियड मार्केट में, अति अल्पकालीन थोड़ा सा ये ज्यादा रहता है। अल्पकालीन बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से होता है जिसके अंतर्गत मांग में किसी परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु विभेद की पूर्ति में कुछ सीमा तक ही परिवर्तन किया जा संभव है। ऐसे बाजार में वस्तु की कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक महत्व रहता है, इससे उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये अल्पकालीन बाजार होता है, ये अति अल्पकालीन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें भी क्या किया जाता है, बिल्कुल हर चीज का परिवर्तन नहीं है, थोड़ी बहुत क्या किया जा सकता है, वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, पूरी की पूरी एकदम से पूर्ति को ना तो कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो परिवर्तनशील साधन है, साधन कहते हैं ना, स्थिर साधन परिवर्तनशील, जैसे भूमि और पूंजी है वो तो फिक्स है, लेकिन लेबर है, ठीक है, मशीनरीज वगैरह कुछ जो छोटी मशीन है, उनको क्या थोड़ी टाइम के लिए जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे उत्पादन मेनली होता है कच्चा माल, कच्चा माल और श्रमिक, इनको क्या है, इनको सबसे ज्यादा परिवर्तनशील साधन मानते हैं। दूसरा है, तीसरा है दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड। जिस बाजार में समय इतना अधिक होता है कि उत्पत्ति के साधनों में घटत बढ़त विस्तार या संकुचन से वस्तु की पूर्ति और मांग के अनुरूप घटाया बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या था, बहुत लंबा समय है,
जिसमें वस्तुओं की मांग और पूर्ति के अनुसार, मतलब पूर्ति के अनुसार मांग के अनुसार पूर्ति को आराम से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर मांग कम है तो पूर्ति को कम कर लो, और मांग ज्यादा है तो उसके अनुसार पूर्ति बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी साधनों में परिवर्तन आसानी से करते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें लंबा पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड है, दीर्घकाल है। ठीक है, इसलिए दीर्घकालीन बाजार क्या होता है, इसमें उत्पत्ति के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, मतलब सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। और एक है अति दीर्घकालीन बाजार। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड। ये वह बाजार होता है जिसमें न केवल पूर्ति पक्ष में ही परिवर्तन, अपितु मांग पक्ष में भी जनसंख्या में वृद्धि, रुचि, फैशन में, मतलब बहुत लंबा समय ऐसा हो गया, 10-20 साल बाद इसमें क्या सब कुछ ही चेंज हो जाता है, पूर्ति मांग सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तत्वों का जन्म होता है, पूर्ति पक्ष में भी नई उत्पादन विधियां तथा नई खोजें हो जाती है। चलिए, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। आगे है वैधानिकता के आधार पर, मार्केट बेसिस ऑफ लीगलिटी, लीगल कितना, लीगलता के आधार पर। एक तो होता है उचित बाजार, एक होता है काला बाजार। ठीक है, तो जब कोई वस्तु उपभोक्ता को सरकार द्वारा तय किए गए मूल्य पर उपलब्ध होती है, सरकार को फिक्स रेट बता देती है, उसी मूल्य पर उपलब्ध करवाती है, तो ऐसे बाजार को क्या कहते हैं, उचित बाजार। जैसे राशन की दुकान है, 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं ना, तो वो कौन बताए, क्या 2 रुपए की है वो किलो गेहूं, नहीं है, फिर भी उपलब्ध करवाया, तो इसलिए क्या कहते हैं वो, सरकार द्वारा होता है ना उचित बाजार, उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं। वो पहले क्या मिलता था, उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह आदि गैस सिलेंडर मिलता था पहले। ठीक है, तो ये क्या होता है, उचित बाजार। एक होता है काला बाजार, जब कोई वस्तु उपभोक्ता को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर चुकाने पर ही मिलती है, तो ऐसे बाजार का क्या कहते हैं, काला बाजार। ये बाजार उस दशा में उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक, मांग करने वालों को ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो वो क्या होती है उस समय, किसी वस्तु की कालाबाजारी होती है। जैसे सोने की कालाबाजारी होती है, सोने की मांग करने वाले तो बहुत है लेकिन पूर्ति कम है। ठीक है, और लास्ट है प्रतियोगिता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, जो कि अपने इंपॉर्टेंट यही है, इसी को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतियोगिता के आधार पर कितने हैं, 5 प्रकार से बांट सकते हैं। मोस्टली तो कितना है, 3 बार। और जो सेकंड नंबर आएगा अपूर्ण बाजार, प्रतियोगिता, इसके क्या होते हैं, 3 रूप हो जाते हैं। और मेन कौन से है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी और एकाधिकार बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है अपूर्ण प्रतिस्पर्धी इनपरफेक्ट है, जिसके 3 रूप होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, द्वैधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकार। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। साधारणतः जिस वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है उसे पूर्ण बाजार कहते हैं। अन्य शब्दों में, जब किसी बाजार में वस्तुओं की क्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है, खरीदने और बेचने वालों की बहुत ही ज्यादा संख्या होती है, उनमें वस्तु को खरीदने एवं बेचने के लिए प्रतियोगिता करनी पड़ती है, मतलब कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण बाजार। दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सामान्य तौर पर यदि किसी वस्तु की बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो उसे अपूर्ण बाजार कहा जाता है। जब किसी वस्तु में पूर्ण प्रतियोगिता के तत्वों का अभाव पाया जाता है, मतलब जो भी पूर्ण प्रतियोगिता के तत्व क्या क्या है, कि वस्तु एवं सेवा की क्रेता बहुत अधिक होना चाहिए, विक्रेता विक्रेता बहुत अधिक होना चाहिए, वस्तु सेम होनी चाहिए। ठीक है, समान कीमत होनी चाहिए, तो ये सब क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता। उसमें से कोई भी अगर लागू नहीं होता है तो वो क्या होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का मिश्रण होता है। एक तो एकाधिकार, एक पूर्ण प्रतियोगिता, एक साइड ये है एक साइड, उनके बीच की कौन सी होगी, अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, इसमें 3 रूप है, कौन कौन सा है, एक तो मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकृत, ये ध्यान रखना, एक तो एकाधिकृत होता है मोनोपोलिस्टिक, एक होता है एकाधिकार मोनोपोली, जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग, एकाधिकृत तो मतलब क्या, अपूर्ण प्रतियोगिता का एक पार्ट है। ठीक है, और एकाधिकार मोनोपोली, जो मोनोपोली है। दूसरा है अल्पाधिकार, और तीसरा है द्व्याधिकार, डिओपोली। ठीक है, अल्पाधिकार में कुछ होते हैं, द्व्याधिकार में से 2 होते हैं, और एकाधिकार में कुछ ज्यादा होते हैं लेकिन बिल्कुल भी 1 या 2 नहीं होते। ठीक है, फिर एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। एकाधिकार बाजार के अंदर किसी वस्तु का बाजार में एक ही विक्रेता होता है तथा उसे के द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु को निकट स्थानापन्न भी उपलब्ध नहीं होती है, मतलब उसका विक्रेता एक ही, बेचने वाला वो एक ही है और कोई नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, एकाधिकृत
एक एकाधिकार बाजार, ठीक है, जिसको बेचने वाला सिर्फ एक होता है। वो एकाधिकार बाजार के दो रूप में होते हैं, ठीक है। जब एकाधिकार विक्रेता बाजार, ये अपन ने अपनी भाषा पढ़ी है किसकी, क्योंकि इसमें बेचने वाला एक है। और एक होता है एकाधिकार क्रेता बाजार, जिसमें खरीदने वाला एक होगा, बेचने वाले ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन खरीदने वाला एक ही होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एकाधिकार क्रेता बाजार। चलिए, अब देखो ये जो बाजार पढ़े अपन, इनका एक क्लासिफिकेशन दे रखा है टेबल के रूप में, ठीक है। बाजार का वर्गीकरण, तो जिसमें देखो स्थान के आधार पर अपन ने कौन कौन से पढ़े। पहला है स्थानीय बाजार, फिर प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। फिर है प्रतिस्पर्धा के आधार पर, किसके प्रतिस्पर्धा, जिसमें क्या क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में तीन है। एकाधिकृत, अल्पाधिकार, द्वैधिकार, और लास्ट में था एकाधिकार तीसरा, ये तीसरा नंबर पॉइंट है, ठीक है। फिर समय के आधार पर पढ़े, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। फिर कार्य या प्रकृति के आधार पर, सामान्य, मिश्रित, विशेष, नमूनों के आधार पर श्रेणी का। तो ये अभी तक अपन ने इसका पढ़ा, जिसको एक टेबल फॉर्म में आपको दिखा दिया। अब देखते हैं बाजार की संरचना, आगे का जो हमारा कारवा चलेगा वो इसी पे चलेगा। तो बाजार संरचना यानी मार्केट स्ट्रक्चर, किसी भी वस्तु की उत्पादन की मात्रा तथा कीमत बाजार के प्रारूप अथवा उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, कि किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा कितनी होगी और उसकी कीमत कितनी होगी, ये बाजार के प्रारूप पे पड़ता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से स्ट्रक्चर का है, उस पर निर्भर करता है। तो बाजार के प्रारूप विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे वस्तु की प्रकृति, वस्तु का नेचर कैसा है, भारी है, हल्की है, क्वालिटी कैसी है, कितनी खराब होती है जल्दी, कितने टाइम तक ड्यूरेबल रहती है, क्या थी वस्तु की प्रकृति, कितनी मूल्यवान है। दूसरी है क्रेताओं की विक्रेताओं की संख्या, बेचने वाले कितने हैं, खरीदने वाला कितना है, ठीक है। इनकी पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के विक्रेता कितने निर्भर है, कि ऐसे कम होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर, तो बहुत ज्यादा होते हैं तो उन पर निर्भर कम होती है। तो मोटे तौर पर इनसे निम्न रूप आते हैं, कितने आते हैं, तीन रूप जो अभी अभी पढ़े पढ़े थे। कौन सा, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण के तीन पार्ट है, एकाधिकार, अल्पाधिकार, द्विआधिकार, और एक है एकाधिकार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।